अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा, तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। पर नॉर्मली जब नई सरकार आती है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 400 पार होने वाला है, मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है, तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा। अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि स्टॉक मार्केट बूम करेगा अगर बीजेपी इलेक्शन जीतती है, क्योंकि सेंटर में एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। तो स्टॉक मार्केट एक्चुअल में बूम करेगा या फिर लोग ट्रैप होंगे, ये हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक नज़र मारते हैं अमित शाह जी के 17 करोड़ पोर्टफोलियो के 7 स्टॉक्स पर, जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से 3 करोड़ तक है। ये स्टॉक्स खुद अमित शाह जी ने अपनी एफिडेविट में शो किए हैं, जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है। चलिए उनका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि उन 7 स्टॉक्स ने पिछले 5 सालों में कितने रिटर्न्स दिए और स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एंट्रीज और एग्जिट्स कहाँ थी और आगे कहाँ होंगी। जिसमें 7वां जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो उसे आखिरी में देखेंगे। पहले हम देखते हैं पहला स्टॉक, जो कि है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक ने पिछले 5 सालों में करीब यहाँ से एंट्री होगी इस जगह पे करीब 150% रिटर्न्स दिए हैं और काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है। कोरोना के बाद भी काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में इस एरिया से यहाँ तक नियरली 500% दे चुका है कोरोना के बाद। बट अब देखते हैं लेवल्स कहाँ पे हैं और कहाँ पे एंट्री एग्जिट हो सकती हैं। तो 1 वीक का चार्ट है, उससे हम 1 डे के चार्ट में जाते हैं। तो ये 1 डे का चार्ट, यहाँ पे जो लेवल्स हैं काफ़ी ज़्यादा ईजी दिख रही हैं। ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, ये है जो ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट है इस एरिया में। ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, दोबारा से रीचेक कर सकते हैं। 1 2 3 बार टच है, 4 बार है और 5 बार है। काफ़ी अच्छी पुट, क्योंकि ऑप्शंस है, कैनरा बैंक में ऑप्शंस भी है, तो पुट ले सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। और यहाँ पे बाइंग के लिए, इस जगह पे बाइंग के लिए, इस जगह पे भी बाइंग के लिए, जब ये बुलिश कैंडल बनी है। तो इस एरिया में बुलिश जब कैंडल बनी थी तब हमारी कोई एंट्री नहीं हो सकती थी, क्योंकि तब ये लेवल्स नहीं बन पाई थी। उसके बाद जब दोबारा से इस पर्टिकुलर एरिया में आई, उसके बाद कंसोलिडेट किया, वेट किया, बुलिश कैंडल ही बनाया, एक ये बुलिश कैंडल है, कैंडल बनाया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकला, तब हमारी एक एंट्री ले सकते थे। उसके बाद तीसरी बार जब दोबारा से आया और तीसरी बार आया, तो इस एरिया में एंट्री दोबारा से हो जाती है हमारी। तो 3 एंट्रीज दी हैं और जो फर्स्ट टारगेट रहता वो इस एरिया का रहता है, इस पर्टिकुलर एरिया में। उसके बाद मार्केट नीचे भी आ सकता है, बट एक स्टॉक में, एक बुलिश स्टॉक में पुट लेना समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मार्केट इस एरिया में जैसे एक एरिया दो बार गया, नीचे गया, उसके बाद अगर यहाँ पर हमें एंट्री मिलती तो हम तीसरी बार में एंट्री ले सकते थे पुट की, और काफ़ी अच्छा मूव दिया था और काफ़ी छोटा एसएल भी आता। उसके बाद अगर हमें इसमें प्रॉफिट हो जाता, और फिर तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। अगर इसमें और इसमें किसी एक में प्रॉफिट होता तब हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, तो ये काफ़ी और बड़ा प्रॉफिट हो जाता। बट अब करीब 4 से 5 बार लगातार टच करके नीचे रिट्रेस कर चुका है रेजिस्टेंस को, और एक अच्छे खासे स्टॉक में रेजिस्टेंस ठीक से काम नहीं करते, रेजिस्टेंस वीक होते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो जिस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है उसमें रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, तो उसमें पुट लेना समझदारी वाली बात नहीं है। तो इसलिए हम बस बाइंग करेंगे, वो भी इक्विटी में, वही सबसे सेफ साइड है। तो इस एरिया में हम बाइंग कर सकते हैं। थोड़ी सी एंट्री निकल गई है, दोबारा से प्राइस इस एरिया में है, तो इस एरिया में बाइंग कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा जो कि यहाँ रहेगा, क्योंकि पैटर्न काफ़ी सिंपल है, इस तरह का पैटर्न है, बार बार काफ़ी आसानी से आ रहा है। तो इसमें इस बार जो आया, तीसरी बार आया है, तो काफ़ी अच्छे चांसेस है कि वो रिट्रेस करके टच करे यहाँ पर। तो ये है कैनरा बैंक। दूसरा जो चार्ट है वो है सन फार्मा का। दूसरा जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बुलिश मूवमेंट दे रहा है, और अगर पिछले 5 सालों से देखें तो इसने करीब 276% रिटर्न्स दिए हैं, काफ़ी अच्छे 275% रिटर्न्स दिए हैं इसने करीब। और अगर इसमें लेवल्स देंगे तो 1 वीक के चार्ट फ्रेम की जगह हमें 1 डे का चार्ट फ्रेम देखना पड़ेगा, तो पहले वो देखते हैं। तो ये 1 डे का चार्ट फ्रेम, मार्केट आया है, कंसोलिडेट कर रहा है एक ही जगह पर इस पर्टिकुलर एरिया में, अच्छा अप ट्रेंड है ऊपर की तरफ, और इस एरिया में अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो काफ़ी अच्छा 1700 या उससे ऊपर तक जा सकता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से टारगेट दे सकता है, ये वाली ट्रेंड लाइन इस एरिया में, तो इस एरिया तक जा सकता है वो, इस पर्टिकुलर एरिया में। तो जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, बस कंसोलिडेशन ब्रेक हो, इसके बाद यहाँ पे बाइंग रहेगी, और इस जगह पे 2 जगह एसएल आ सकते हैं 1500 के लेवल के पास में, तो यहाँ पे अच्छे एसएल आ सकते हैं, एक्यूरेट एसएल रहेंगे, और जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो इस पर्टिकुलर एरिया में रहेगा। तो ये सन फार्मा का स्टॉक। तीसरा जो स्टॉक है वो है भारतीय एयरटेल, और इसमें 1 वीक चार्ट है और अच्छा खासा अप ट्रेंड है इसमें। अगर 5 साल के रिटर्न्स देखें तो
इस एरिया से है 2019 से ले तक अभी तक के, तो वो करीब 300% रिटर्न्स हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं इसके। और अगर 1 डे का चार्ट देखें तब एनालिसिस अच्छे से होगा, 1 वीक का चार्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो 1 वीक का अगर चार्ट देखें तो सेम वैसा ही पैटर्न है जैसा अभी सन फार्मा में बन रहा है इस एरिया में, सेम वही ऑल टाइम हाई पे आया है, रिट्रेस किया है थोड़ा सा और कंसोलिडेट किया है एक रेक्टेंगल बॉक्स में, तो काफ़ी अच्छा। उसके बाद ब्रेक किया है, तो ऑल टाइम हाई अभी जस्ट अभी ब्रेक किया है उसने। तो अगर सन फार्मा का दोबारा से अगर चार्ट देखें तो ये रहा चार्ट, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, इस जगह पे ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, उसका रिट्रेस किया और एक बॉक्स में कंसोलिडेट कर रहा है, सेम भारतीय एयरटेल जैसा। ये रहा भारतीय एयरटेल का, सेम भारतीय एयरटेल जैसे वो कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद ब्रेक किया है। तो काफ़ी अच्छा ये चार्ट है, बुलिश मूवमेंट है, अच्छा कंसोलिडेशन के बाद निकला है। ये छोटी सी एक ट्रेंड लाइन में फॉलो करता हुआ आ रहा है, थोड़ी सी कम एक्यूरेट है बट ठीक है, सपोर्ट का। और जब कंसोलिडेशन मिलता है तो काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है वो, तो इस जगह पे एंट्री हमारी रहती। चौथा जो चार्ट है वो है लक्ष्मी मशीन्स, और ये अमित शाह जी की वाइफ के पोर्टफोलियो में है। तो इसमें अगर देखें तो मार्केट ऐसा दिख रहा है कि बुलिश मूवमेंट कर रहा है, इस जगह पे बुलिश मूवमेंट है, बट एक्चुअल में देखें तो काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही है इस जगह पे। अगर ऐसे देखें तो मार्केट ने पहले यहाँ पर अच्छा टच किया है, रिट्रेस किया है, फिर यहाँ पर और यहाँ पर, और दोबारा से यहाँ पर आया, तो दिखने में काफ़ी बुलिश मूवमेंट दिया है, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम से ब्रेक करने का ट्राई किया है, बट काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि वो मार्केट यहीं कॉन्सर्ट करके नीचे कर आएगा या थोड़ा सा ऊपर आएगा फिर नीचे कर आएगा और एसेलेट करेगा, वो भी काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन है। और मार्केट अच्छी तरह से, ये स्टॉक अच्छी तरह से मानता हुआ आ रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। तो इसकी जो एक्चुअल में एंट्री होगी वो इस एरिया में हो सकती है, इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर आए या फिर इस जगह पर आए, तो यहाँ पर की जा सकती है एंट्री। बट ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टीप ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, तो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। बस 15,000 तक की प्राइस पे आए, प्राइस पॉइंट पर आए, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करे या बुलिश कैंडल होना है, उसके बाद हम ऊपर के लिए ले सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यही ट्रेंड लाइन रहेगी, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर टच करके दोबारा से रिट्रेस करने आ सकता है। इस वजह से यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं जब इस 15,000 पॉइंट के पास आए। 15,000 एक खुद में ही एक अच्छी लेवल होती है, क्योंकि उसका प्राइस ऐसा है 15,000, 16,000, 17,000 या फिर 1,100, 1,100, 1,200, 1,300, ये सब काफ़ी अच्छी लेवल्स रहती हैं एक अपने में ही। इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छे बायर सेलर्स ऑलरेडी रहते हैं, पोजीशंस बनी हुई रहती हैं, इसलिए काफ़ी अच्छी लेवल्स रहती हैं। तो अगर मार्केट इस एरिया में आता है उसके बाद निकलता है तो हम फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है कोलपाल, जो कि एक्चुअल में कोलगेट पोलमोटिव नाम है उसका फुल फॉर्म। तो अगर इसका 5 साल का रिटर्न्स देखें अगर, तो 2019 से ले तक अभी तक तो 130% है, इसका भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। पर अगर एंट्री से एक्सिट देखें स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, तो 1 डे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो काफ़ी कुछ खास एक्चुअल में ट्रेंड लाइन फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर एरियाज़ में, काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस तो फॉलो कर रहा है, बट एक्चुअल में कुछ खास सपोर्ट्स नहीं है इस जगह पर अगर देखें। बट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके जो कि एंट्री बना रहा है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई है इसने, रिएक्टेड कैंडल है काफ़ी अच्छी, दूसरी कैंडल भी हल्की से रिएक्ट हुई है, और जो प्राइस पॉइंट है वो 2700 के पास है, कोई एक्चुअल में पहले से एक लेवल है प्राइस पॉइंट की। तो अगर यहाँ पे वेट करके उसके बाद ऊपर ब्रेक करता है तो अच्छा सपोर्ट है। तो जो फर्स्ट टारगेट है वो इस एरिया में आ सकता है 3,000 प्राइस पॉइंट के पास में, तो इसमें काफ़ी अच्छा रिशोर्ड भी मिलेगा। अगर एंट्री इस जगह पे 2700 पे, तो एस हमारा आएगा करीब 2.5% का नीचे, और जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो करीब 11 से 12% के पास रहेगा। तो काफ़ी अच्छी एंट्री मिल सकती है। थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक ज़रूर है, बट अगर यहाँ वेट करके ऊपर जाता है, दोबारा से सपोर्ट लेने भी आता है, तो ऊपर की तरफ आएगा लेने, उसके बाद ये जा सकता है 1 या 2 बार टच करने के बाद। तो काफ़ी अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं, बस स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल है। इसमें छठवा जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी है, इंडिया में काफ़ी प्रोडक्ट्स सेल होते हैं। तो इसका जो स्टॉक है वो उतना अच्छा नहीं है, जो देखने में दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और साइडवेज रहा है, और पिछली 5 सालों में कुछ खास रिटर्न नहीं दिए हैं, करीब 35% रिटर्न दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हैवी वेट है, ब्लू चिप स्टॉक है, और ऑलरेडी जब कंपनी टॉप 50 कंपनीज में, निफ्टी 50 में आ जाती है, तो मार्केट की जो उनकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो उतना नहीं होता जितना लो कैप स्टॉक का होता है या मिड कैप स्टॉक का होता है। वो एक साल में 100, 200, 300% तक जा सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मार्केट जब निफ्टी 50 में आ जाता है, ऑलरेडी काफ़ी
हैवी वेट कंपनी बन जाता है तो उसके बाद उनका स्टॉक उतना अच्छे से नहीं बढ़ता या बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, या ईयरली 20% 15% इस तरह से बढ़ता है। और ये तो काफ़ी ज़्यादा डेड ही है, पिछले 5 सालों में कुछ हिला तक नहीं है और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी है, कोई पैटर्न नहीं है। ये सेम कंसोलिडेशन है, नीचे की तरफ ब्रेक कर गया है। एक्चुअल में हल्का सा अप ट्रेंड में था तो अपसाइड ब्रेक करता तो एंट्री होती, बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो इस पर ध्यान नहीं देना। अब देखते हैं 7वां स्टॉक जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जिसकी प्राइस करीब 1.5 लाख रुपए टच कर चुकी है, MRF। काफ़ी लोग समझ भी गए होंगे किस स्टॉक की बात हो रही थी। और या तो आप बुलेट ले लो या तो MRF ले लो, करीब 10-20 हज़ार का ही फ़र्क है, कुछ खास फ़र्क नहीं है। तो काफ़ी महंगा स्टॉक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इसको लेना, बट कोई नहीं, अपन एनालिसिस देख रहे हैं किस तरह से ट्रेडिंग करी जा सकती है, एंट्री एग्जिट जहाँ हो सकती हैं, हम वो एनालाइज कर रहे हैं। तो इसको एनालाइज करते हैं पिछले 5 सालों में कितने रिटर्न्स दिए हैं। सो पिछले 5 सालों में 2019 कोरोना से पहले और अभी नियरली 120% रिटर्न्स दिए हैं, और ऊपर मिला लें तो 1.5 लाख तक के तो 130 से 40% रिटर्न्स दिए हैं। तो ठीक रिटर्न्स हैं, कुछ खास रिटर्न्स नहीं है, और ऊपर से इतना ज़्यादा महंगा स्टॉक है को हर कोई नॉर्मल इंसान नहीं ले पाएगा इसको। और तो इसका अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम में देखें, थोड़ा पास से जूम इन करके एनालिसिस करें, तो एक्चुअल में ऐसा कुछ एंट्रीज और एग्जिट्स एक्चुअल में इसमें है नहीं, ना ही कोई पैटर्न बना रहा है, ना ही कोई कुछ खास कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर मार्केट इसी जगह पे वेट करके, इस एरिया में वेट करके, ज़्यादा नीचे ना जाकर इस एरिया में वेट करके 1.5 लाख से और 1,25,000 के बीच प्राइस पॉइंट में कंसोलिडेट करके उसके बाद 1.5 लाख का अगर प्राइस पॉइंट निकालता है, तब ये काफ़ी अच्छा ऊपर की साइड मूव दे सकता है। और क्योंकि 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी 1.5 लाख के प्राइस पॉइंट ऑलरेडी काफ़ी अच्छी लेवल है, और बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे भी देखें तो रेजिस्टेंस का काम किया है काफ़ी अच्छा। उसके बाद दोबारा से जैसे ही 1.5 लाख टच किया, प्यारी सी एंट्री दी है यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ छोटा सा ऐसा लाया था, यहाँ पे रिट्रेस आ गया काफ़ी अच्छा। तो 1.5 लाख की जो प्राइस पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस ऑलरेडी है। काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस बनती हैं जब मार्केट 1.5 लाख पे आता है, MRF का स्टॉक जब 1.5 लाख पे आता है। तो जब मार्केट थोड़ा वेट करके कंसोलिडेट करके उसके बाद ब्रेक करे 1.5 लाख की लेवल, तो हम एक छोटा सा एसएल लेके और तब एंट्री ले सकते हैं उसमें। तब नियरली 5 से 8% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, बट MRF के हिसाब से सही है। बस ये एक्चुअल में अमित शाह जी ने अगर कहा है कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद मार्केट बूम करेगा, तो एक्चुअल में ये करेगा या फिर एक ट्रैप है। तो आई थिंक पहले या दूसरे दिन शायद बूम करे भी, बट इतनी बैंक देखकर FIIs, DIIs और प्रोमोटर्स अपनी जो पोजीशंस है वो अनलोड करेंगे, और जो लोग बाइंग कर रहे हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स बाइंग कर रहे हैं, उनको बेच देंगे। एक्चुअल में वो अपनी जो पोजीशंस होंगी, जो स्टॉक्स होंगे, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और उस टाइम मार्केट दोबारा से काफ़ी नीचे गिर सकता है, रिट्रेसमेंट काफ़ी ज़्यादा ले सकता है, जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस हो सकता है, वो ट्रैप हो सकते हैं। तो उस टाइम ट्रेडिंग ना ही करें, और 1-2-3 हफ्ते वेट करें मार्केट में, चाहे बाइंग आ रही हो या सेलिंग आ रही हो, उस टाइम के लिए कुछ ना करें। मार्केट वोलेटाइल होगा, ट्रैप हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, चाहे मार्केट बूम करे या नहीं करे, तो उस टाइम ट्रेडिंग ना करें। वेट करके जब मार्केट की कंडीशंस डाउन हो उस टाइम ट्रेड करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये था अमित शाह जी के 7 स्टॉक का एनालिसिस। और अगर आपको पतंजलि स्टॉक का एनालिसिस देखना है, किस तरह से कहाँ एंट्री होती है, कहाँ एग्जिट है, तो वो आपकी स्क्रीन पर दिखे आएगा, आप या तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। और आगे और ऐसी स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियोस के लिए इस स्टॉक वाला टीचर चैनल को फॉलो करें।